कोई हम अनंत तक कोई हम उनको पूरा करने की कितनी भी कोशिश करते हैं, वो हर एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा अपने आप जनरेट हो जाती है। इसीलिए हम अपने आप को जब बात करते हैं कि हमने अपने आप को माइग्रेट किया, जिसको शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि हमने अपने गांव को छोड़ा, जहां हम गांव में थे, जो आज हमारी आबादी का 50% हिस्सा रोजगार जो है ग्रामीण क्षेत्र देता है, हमने उसको छोड़ करके हम शहरों में गए अपने आप को कमाने के लिए। जब हम शहरों में गए कमाने के लिए, तो निश्चित है कि हमारे पास कमाने का जो उद्देश्य था वो क्या था कि गांव में हमारे पास बचत नहीं हो रही थी, इसीलिए हम और अधिक कमाने के उद्देश्य से कि बचत को बढ़ावा दे सके हम गए शहर की ओर, लेकिन वो भी संभव नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि आज जो है कोविड-19 ने ये बता दिया कि हम 2 महीने भी हमारे पास उतनी बचत नहीं थी कि हम अपने को सर्वाइव कर सके, उन शहरों में रह करके अपने को बचा सके। तो इन सभी चीजों को जब प्रोफेसर जेके मेहता साहब ने कहा था, तो उनका कहने का उद्देश्य यही था कि हम अपने आप के आध्यात्मिक रूप से, स्पिरिचुअल रूप से अपने आप को ट्रेन करें कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो सीमित होती चली जाएं। जब हमारी आवश्यकताएं सीमित होने लगेंगी तो हम निश्चित है कि प्रसन्न होने लगेंगे, और वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की थ्योरी से अलग था, जो वेस्टर्न कल्चर का, वेस्टर्न इकोनॉमिक्स के द्वारा जो दिया गया सिद्धांत था कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, उससे अलग था। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन में कभी भी आपको खुशी नहीं मिलेगी, हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, सेल्फ एक्चुअल मतलब सुप्रीम हैप्पीनेस कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम कभी आएगा ही नहीं। आज एक है, कल दूसरी, कल पूरी होगी, फिर परसों तीसरी हो जाएगी। तो वो इच्छाएं अनंत हैं, उनकी परिभाषाओं में चलता है। अब हम आज बात करते हैं हमारे दूसरे अर्थ, जिनको मैं अर्थशास्त्री के ही रूप में देखता हूं, एक मानववाद के सिद्धांत पे हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी इसी विचारों को रखा। उनका भी मानना यह था कि मानव, मानवता और मानवत्व का जब हम विकास करेंगे तभी हम देवत्व को प्राप्त करेंगे। मानव, मानवता और मानवत्व को जब हम विकास कर लेंगे, विकसित कर लेंगे, तभी हम देवत्व को प्राप्त कर लेंगे। इन सिद्धांतों की बात हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कही थी। और उनका, हाँ, जब उनका कहना था कि जब हम भरण पोषण के लिए, जब हम जीवन के विकास के लिए, जब हम राष्ट्र की धारणा के लिए विकास करने, आवाज कम आ रही, आवाज बंद हो गई। आपको आ रही आवाज? बंद, वही से हो गई। हेलो, आदरणीय पांडे जी से रिक्वेस्ट करें कि वेब्स कम है वहाँ, वो अपना वीडियो म्यूट कर लें तो साउंड एकदम क्लियर आने लगेगा। हमें डॉक्टर हजारी जी, डॉक्टर हजारी आवाज सुन रहे हैं मेरी? सर मुझे ये आपकी आवाज आ रही सर, मुझे ये पांडे सर की आवाज नहीं आ पा रही सर अभी। हजारी कुछ, हेलो, अरे आचार्य सर को म्यूट क्यों कर रहे हैं? नहीं, उनको अपने सर को यदि आप म्यूट, माने उनका वीडियो म्यूट करने के लिए निवेदन कर लो सर को, मानस सर को, तो उनकी आवाज एकदम क्लियर आने लगेगी। हाँ, मानस सर मेरी आवाज आ रही है आपको? पांडे सर, इसके बाद मान पहले, हाँ आ रही मेरी, हाँ मेरी आवाज आ रही, आ रही। यस सर, बिल्कुल मैंने अपना वीडियो म्यूट कर दिया। यस सर, बिल्कुल क्लियर आवाज। सामान्यतः पहले इच्छा होती थी और फिर उसकी पूर्ति होती थी, उसकी पूर्ति के लिए साधन जुटाए जाते थे। किंतु अब पहले कुछ पैदा किया जाता है और फिर उसका उपयोग हो, उसके लिए इच्छा पैदा की जाती है। क्या चाय हमने जो पीना शुरू किया, क्या पहले से हमने पहले चाय, फिर हमने उसके लिए टेस्ट डेवलप किया, और आज की तारीख में ये होगी कि हर कोई ये कहता है हम बिना चाय पिए कि हमने पहले जो है बनाने के बजाय हमने उसके उत्पादन कर लिया, खपत
करने की व्यवस्था शुरू कर दी। और इसीलिए बाजार के लिए जो पैदा हुए के लिए बाजार ढूंढ कि बाजार नहीं मिला तो बाजार पैदा करना आज की अर्थ है। हमने पहले से हर चीज आप देख लीजिए भौतिकतावाद में कि हम सभी जो है उत्पादन करते चले जा रहे हैं। और इन्हीं सब विषयों को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ कि इच्छाओं की पूर्ति जो होती है वह सभ्यता और मानवता के लिए खतरनाक होती है। ये मैं विशेष करके इन्वर्टेड कॉमा में रखना चाहूंगा कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो अब आप उत्पादन करना शुरू कर देते हैं तो सभ्यता और मानवता के लिए वो खतरनाक होती हैं, वो दोनों को समाप्त करती हैं। इसीलिए जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखते ही हैं कि तमाम विज्ञापन ऐसे होते हैं जहां पे हमें उपभोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है। और उस वस्तु के उपभोग करने के लिए जब आप प्रेरित होते हैं, आपको एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से है कि अमेरिका में चाकू आलू छीलने की जो है चाकू छिलनी जो होती है वो बनने लगी और इतनी बन गई कि उसकी खपत नहीं थी। तो विचार आया कि कैसे इसको हम परिवर्तित। तो उन्होंने क्या किया कि उसकी बेत में आलू के कलर की बिन फेंक दे, तो आपकी मजबूरी हो जाएगी फिर से आलू छिलनी खरीदिए। तो उसकी बेत को आलू के कलर करने के पीछे मतलब इतनी डिजाइनिंग। तो हमने हर चीज को प्रकृति से की मर्यादा को ध्यान में न रखते हुए हमने उसके विपरीत जाते हुए उनका दोहन शुरू कर दिया। और वो सब चीजें कहीं ना कहीं आपके जो मूल सिद्धांत थे, जिनमें मूल्यों को आधारित सिद्धांत थे, उनसे कहीं ना कहीं दूर होते चले गए। इसीलिए कालिदास ने अपने रघुवंश में दिलीप का वर्णन करते हुए कहा था, राजा नाम विनया साधक रक्षणात् भरणादपि सह पिता पितरस्तासाम केवलम जन्मे हितवा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रजा के शिक्षण, रक्षण, भरण पोषण की व्यवस्था के कारण दिलीप को उनका वास्तविक पिता कहा गया। जो उनके बायोलॉजिकल प्रजा के सभी के जो बायोलॉजिकल फादर्स थे वो तो केवल जन्मदाता के रूप में रहे, जो भरण रक्षण पोषण करे वही असली पिता है। इसीलिए अपने देश का नाम भी जो भारत पड़ा वो भरत के नाम पे पड़ा। और भरत के लिए भी जो है व्याख्या जो की गई है वह की गई भरणात् रक्षणात् च। जो भरण करे रक्षण करे वही भरत कहलाता है। जिस देश में भरत रहता है उस देश को भारत कहते हैं। और अगर भारत देश में आज जो व्यवस्था बनी हुई है जिसमें हम भरण और रक्षण ना कर सकें लोगों का, तो उनका पोषण ना कर सकें, तो निश्चित है कि ये हमारे लिए भारत कहलाने लायक नहीं रह जाएगा। अब आते हम आधुनिक और वर्तमान व्यवस्थाओं में किस तरीके के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत है। निश्चित है कि अगर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करते हैं तो आज की तारीख में हमारी 60 से 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। अगर हम उनके विकास के लिए चाहते हैं तो हमें ग्रामोन्मुखी इकाई तैयार करनी पड़ेगी, निर्णय की इकाई तैयार करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ आज भी पहले पंचायतें हुआ करती थी, जनपद हुआ करते थे, और पंचायतें जो निर्णय ले लेती थी वो निर्णय सर्वमान्य होता था। उनमें निर्णय को कोई चैलेंज नहीं करता था। केवल राज्य सत्ता का एक ही कार्य होता था कि उनके द्वारा दिए गए निर्णयों का पालन कराना। लेकिन अब हमने उसमें परिवर्तन कर दिया और हमने अपनी ग्रामीण इकाई को निर्णय लेने की इकाई नहीं बनाया। और फिर भी हम कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जबकि हमारी अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ग्रामीणों को इकाई के रूप में न दे करके उनको स्वावलंबी नहीं बनाया, जिससे कि वह जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन कर सके, भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। अगर उनका नेशनल इनकम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो निश्चित है कि वो बेरोजगार कहलाएंगे। अर्थशास्त्र की भाषा में उनको बेरोजगार कहा जाएगा। इसलिए निर्णय की इकाई गांव का होना अति आवश्यक हो गया है। क्यों? क्योंकि वो 50% से अधिक का रोजगार देता है। दूसरा, हमारे आत्मनिर्भर बनने के लिए जो हम आत्मनिर्भर का आज की तारीख में स्लोगन लेकर के चल रहे हैं वो तभी संभव है जब हम अपने स्वदेशी वस्तुओं को उपभोग करना, उनको प्रचार प्रसार करना, उनकी खपत को नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से बना करके उनकी क्वालिटी को
अपने जो है कंप्यूटर्स के हिसाब से बना करके अगर हम बाजार में ले जाएंगे तो निश्चित है कहीं ना कहीं हमें उसका लाभ मिलेगा। और ये ध्यान रखिए कि इसमें जो मनुष्य है, जो मानव है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो ग्रामीण का जो युवा है, वह हमारे लिए क्रय विक्रय की वस्तु नहीं होना चाहिए। हमारे संसाधनों का दोहन उस तरीके से नहीं होना चाहिए जिससे कि हम अपनी ग्राम व्यवस्था को स्वावलंबी न बना सके। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरा अपना समग्र विचार ये था कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्मान, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी बातों को आगे बढ़ाना होगा और तभी हम अपने देश को आगे बढ़ा सकेंगे और तभी हम अपने देश के युवाओं को एक संदेश दे सकेंगे कि देश में आपके लिए अपने क्षेत्र से पलायन करने से अधिक जरूरी है कि अपने क्षेत्र में रुक करके आप उसको सुदृढ़ करें, तभी यह संभव हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और परम पूज्य महामंडलेश्वर जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। कुलपति डॉक्टर कपिल देव मिश्रा जी को भी जो है मेरा प्रणाम करता हूँ और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी ने मुझे समय दिया और मेरा विचारों को धन्यवाद। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात कही आपने मानस जी, बहुत अच्छी बात जी सर। प्रणाम सर, प्रणाम। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही सरल शब्दों में प्रोफेसर जेके मेहता को कोड करते हुए आपने अपने वक्तव्य आरंभ किया सर, और जिसमें बताया आपने कि हैप्पीनेस और सुप्रीम हैप्पीनेस, कि इंटरनल हैप्पीनेस और एक्सटर्नल हैप्पीनेस। इंटरनल हैप्पीनेस जो है वो तो आवश्यक होती है, लेकिन एक्सटर्नल हैप्पीनेस जो है वो मांग के साथ साथ चलती है, कि मांग जितनी बढ़ती जाएगी इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं हो सकती है। और आपने जो बताया मानव, मानवता और मानवत्व यदि आ जाए तो मनुष्य के अंदर देवत्व आ जाएगा, और इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब उत्पादन और उपभोग होता है तो विध्वंसकारी हो सकता है। बिल्कुल सहमत है सर आपसे। और स्वदेशी उत्पादन के लिए जैसे ये किसी का माइक, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग पर बल दिया जाए तो निश्चित रूप से आत्मनिर्भरता की तरफ भारत बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत धन्यवाद। और इसी श्रृंखला में अगले जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया सर, आपका मार्गदर्शन। धन्यवाद आपको, गुरु जी के सामने मौका दिया है सर अगले चरण में प्रोफेसर शैलेश चौबे सर, हमारे गुरुजी, हमारे मार्गदर्शक, जो डायरेक्टर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आरडीवीबी जबलपुर, एक्स चेयरमैन एमपीईए मध्य प्रदेश इकोनॉमिक एसोसिएशन, एक्स डीन फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स आरडीवीबी जबलपुर। और हम लोगों को यदि कभी रात में 10 बजे 11 बजे भी जरूरत पड़ती है तो सर कभी भी इतने सहज भाव में हम लोगों की समस्या का हल करते हैं। इतने सहज और मृदुभाषी प्रोफेसर शैलेश चौबे सर को मैं विनम्रता के साथ आमंत्रित करता हूं कि अपना वक्तव्य रखे सर। ओवर टू यू सर। प्रणाम करता हूं सर मैं आपको। थैंक यू हजारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जितना आपने ज्यादा परिचय दे दिया, परिचय की आवश्यकता इतनी अधिक नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के बीच मैं अपनी बात रख रहा हूं सौभाग्य से लगभग सारे लोग मेरे परिचित हैं और वो सब मुझे जानते हैं सर। सबसे पहले मैं आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि आपने एक ऐसा विषय रखा है जिस पर वास्तव में काम करने की, विचार करने की आवश्यकता है। मैं अपनी बात आरंभ करूं उसके पहले मैं महामंडलेश्वर परम पूज्य अखिलेश्वरानंद जी को सादर प्रणाम करना चाहता हूं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर कपिल देव जी मिश्र जी को भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। इस वेबिनार के माध्यम से एक लंबे समय के बाद प्रत्यक्ष दिखाई देने के लिए मैं आदरणीय मानस पांडे जी को प्रणाम करना चाहता हूं। मेरे बड़े भाई प्रोफेसर विपिन व्यवहार जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। और इस
महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के डायरेक्टर, प्रसिद्ध चिकित्सक, समाज सेवी डॉक्टर जितेंद्र दामदार जी को भी मैं सादर प्रणाम करना चाहता हूं, और वाणिज्य संकाय के अधिष्ठाता डॉक्टर राजकुमार जी, प्रबंधन संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर अतुल दुबे जी, महाविद्यालय के जादुई प्राचार्य, मैं जादू इसलिए कहता हूं कि इतने कम समय में भी किसी महाविद्यालय को प्रतिष्ठित कर